गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फ्यूचर के अंतिम टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी सिंपल प्रेजेंट से यात्रा शुरू हुई थी और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक पहुंच चुके हैं। फ्यूचर का अंतिम टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कुछ लोग इसको टफ टॉपिक भी बोलते हैं, लेकिन आज हम लोग इसको बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण अपूर्ण भविष्य। मतलब पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, और साथ में काम प्रेजेंट का नहीं है, फ्यूचर का यानी भविष्य का है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ये दिखलाता क्या? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता क्या, समझना आप लोग को। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जहां हम लोग को तीन चीजों को समझना पड़ता है। इट शोज यहां हम लोग को तीन टॉपिक को समझना होगा। फ्यूचर होता क्या है? फ्यूचर का मतलब ही होता है इमेजिनेशन। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। तो यहां हम लोग को इमेजिनेशन के कंसेप्ट को समझना है। प्लस परफेक्ट का मतलब होता है जो काम समाप्त हो चुका है, यानी कि परफेक्शन को भी समझना है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम जारी है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी को भी समझना है। यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझने के लिए आपको इमेजिनेशन, परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी, तीन टॉपिक को समझना है। फ्यूचर यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना। अगर मैं बोलूँगा कि मैं 2025 से अंग्रेजी बोलता रहूँगा, मान लो मेरा सेंटेंस है मैं 2025 से अंग्रेजी बोलता रहूँगा। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और जहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है, वहाँ पर हम लोग को तीन चीज़ों को समझना होगा: इमेजिनेशन, परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी। इमेजिनेशन को हिंदी में हम लोग कल्पना बोलते हैं, परफेक्शन को समाप्ति बोलते हैं और कॉन्टिन्यूटी को जारीपन बोलते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है: इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, परफेक्शन यानी कि समाप्ति और कॉन्टिन्यूटी यानी कि जारीपन। अभी ये तीनों चीज़ हम लोग इस एक एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। मैं 2025 से अंग्रेजी बोलता रहूँगा, मतलब ये सेंटेंस अभी की बात नहीं है, 2025 की बात है। अभी तो 2023 चल रहा है ना, तो 2025 की बात है। 2025 का मतलब है अभी ये आया नहीं है, हम लोग कल्पना कर रहे हैं। तो जहां गागेगी आ जाए वो सेंटेंस क्या है? इमेजिनेशन है। दूसरा क्या है? मैं 2025 से अंग्रेजी बोलता रहूंगा, मतलब अभी नहीं, 2025 से मेरा काम शुरू होगा। तो 2025 से जब मैं अंग्रेजी बोलना शुरू करूंगा तो ये काम 2026 में भी चलेगा, 2027 में भी चलेगा, 2028 में भी चलेगा। मतलब साफ है कि जब मेरा काम 2025 में शुरू होगा तो वो सिर्फ 2025 तक थोड़ी चलेगा, उसके आगे भी चलेगा। इसका मतलब है कि जो 2025 टाइम है वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। यानी जो टाइम है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं 2025 से अंग्रेजी बोलता रहूंगा, मैंने काम शुरू करना है कब? 2025 में। और 2025 के बाद ही मेरा काम आगे चलते रहेगा, काम चलते रहेगा, 2025 थोड़ी रुका रहेगा मेरे लिए। तो 2025 क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा इमेजिनेशन में। यानी 2025 क्या दिखलाएगा? परफेक्शन को। और फिर मेरा जो अंग्रेजी बोलने का काम है वो आगे भी कंटिन्यू यानी कि जारी रहेगा। इसका मतलब क्या है कि गागेगी आपके इमेजिनेशन को प्रूफ करता है,
2025 के बाद भी काम चलेगा, यानी 2025 समाप्त हो जाएगा मेरी कल्पना में, तो टाइम परफेक्शन को दिखाता है। और अंग्रेजी बोलने का जो वर्क है वो 2025 के बाद भी जारी रहेगा, यानी वर्क जो है वो कंटिन्यूटी को शो करता है। मतलब साफ है, गागेगी का मतलब इमेजिनेशन, और 2025 क्या है, कल्पना में परफेक्शन को दिखा रहा है। और जो मेरा वर्क है बोलने का वो आने वाले समय में भी चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इमेजिनेशन, परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तीनों का कॉम्बिनेशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। चलो अब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, रूल की बात करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात कर ले। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट के क्लास में भी ये बात बोला था, और आज टेंस का लास्ट टॉपिक है उसमें भी मैं वही बात बोलूंगा कि आपको टेंस के रूल को रटना नहीं है। आप किसी भी टॉपिक की बात करो, आप चाहो तो टेंस के स्ट्रक्चर को बना सकते हो, बशर्ते मेरी जो फर्स्ट क्लास का जो टॉपिक उसको आप देख लो, उस टॉपिक से ही सारा टॉपिक क्या है, रिलेटेड है। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर को तैयार करने वाले हैं। रूल है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, मैंने बताया था कि जब भी किसी टेंस के आप नाम को देखो, उस नाम से ही स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, और नाम में भी सबसे अंतिम नाम को देखना है। यानी पहले फ्यूचर या परफेक्ट पे ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्टिन्यूअस पे ध्यान देना है। इसका भी लॉजिक मैंने दिया था कि बढ़िया बढ़िया जो चीज होता है वो सबसे एंड में आता है। तो एंड का चीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। एंड का चीज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब साफ है, कॉन्टिन्यूअस के लिए मैंने बताया था एक ही वर्ब, और वो वर्ब है V4। कॉन्टिन्यूअस का वर्ब क्या होता है, V4 होता है। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब 4 होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब 4 होता है। आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब 4 को ही लेना है। आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब 4 को ही लेना है। मतलब कॉन्टिन्यूअस का मतलब वर्ब 4 हो गया। और जहां तक बात है V4 की, निश्चित तौर पे ये कॉन्टिन्यूअस का वर्ब है, लेकिन मैंने बताया था कि ये जो V4 है ये हमारे ग्रामर की द्रौपदी है। इस द्रौपदी के 5 पति हैं। कौन कौन भाई, बताया था मैंने, इज, एम, आर, उसके बाद वाज एंड देन वर। तो V4 नामक द्रौपदी के 5 पति इज, एम, आर, वाज, वर, मैंने ये बताया था। तो इज, एम, आर, वाज, वर जो है, मैंने ये भी बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर की भी जन्मदाता है। इज, एम, आर, वाज, वर इंग्लिश में आया कहां से, मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर किया था। मैंने बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर को जन्म देने वाला जो शब्द है वो है बी। इज, एम, आर, वाज, वेयर को जन्म देने वाला शब्द कौन है, बी है। तो V1 बी होता है। इसी बी का वर्ब 2 क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वाज होता है, जिसके कंडीशन के प्लूरल में हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। वाज आएगा तो वर आएगा ही आएगा। इसी बी का वर्ब 3 जो होता है वो बीन होता है। इस बी का वर्ब 4 बीइंग होता है। और इस बी का जो वर्ब 5 होता है वो एक्चुअली इज होता है, लेकिन जब इज आएगा तो उसके कंडीशन में एम और आर का आना जरूरी है। मतलब बी जो है वो वाज वर का भी जन्मदाता है, और यही बी जो है वो इज, एम, आर का भी जन्मदाता है। मतलब साफ है कि इज, एम, आर, वाज, वेर को जन्म देने वाला शब्द कौन है, बी है माय डियर फ्रेंड्स। मतलब साफ है कि ये जो V4 है, ध्यान दीजिएगा, ये जो V4 है ये कॉन्टिन्यूअस के लिए यहां आ रहा है। अब सवाल क्या है, परफेक्ट। मैंने बताया था परफेक्शन का मतलब वर्ब 3 होता है। परफेक्शन का मतलब क्या होता है, वर्ब 3 होता है। निश्चित तौर पे परफेक्ट के लिए हम लोग को यहाँ V3 लेना होगा, लेकिन क्या V3 और V4 एक जगह पे आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो हमें कंसेप्ट क्या लेना है, V4 को अपने पहले क्या चाहिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर, और इस इज, एम, आर, वाज, वेयर को बनाने वाला कौन है, बी है। निश्चित तौर पे यहां हमको बी का ही कोई रूप लेना है। तो भाई जब बी का ही रूप लेना है तो हम लोग परफेक्शन में क्यों ना ले, परफेक्ट का वर्ब क्या होता है, V3 होता है। तो बी का वर्ब 3 हमें क्या ले लेना है, बिन। इससे V4 भी खुश हो जाएगा, और यहां पर जो परफेक्ट है जिसको V3 चाहिए वो भी खुश हो जाएगा।
मतलब साफ है V4 को क्या चाहिए, इजेमार वाजवेयर, और इजेमार वाजवेयर से रिलेटेड कौन है, बिन है, तो यहां V4 भी खुश हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और परफेक्शन में क्या चाहिए, V3, तो V3 क्या है, बिन है, यानी परफेक्शन भी खुश और कॉन्टिन्यूटी भी खुश। यानी आपको दिमाग में रखना है, अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो तो भी आपको बिन प्लस V4 का प्रयोग करना है। अगर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है तो भी आपको बिन के साथ V4 का कॉम्बिनेशन चाहिए, और अगर आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो वहां भी बिन के साथ क्या चाहिए, V4 ही चाहिए, क्योंकि V4 जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और V4 को अपने पहले इजेमार वाजवर्ड चाहिए, और निश्चित तौर पे कॉन्टिन्यूअस के पहले जो परफेक्ट का एरिया है वो V3 का डिमांड कर रहा है, तो इजेमार वाजवर्ड का भव3 क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, बिन होता है। हम लोग को यहां क्या ले लेना है, बिन ले लेना है। अब सवाल है कि ये V3 भी तो एक समस्या से जूझ रहा है। V3 क्या है, ये हमारे इंग्लिश की माँ है, इस माँ के 3 बच्चे हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, हैव, हैज और हैड। मतलब साफ है कि V3 को अपने पहले चाहे आपको हैव देना है या हैज देना है या हैड देना है, लेकिन फ्यूचर का क्या करे, फ्यूचर दैट इज गागेगी, गागेगी अपने लिए क्या लेता है, शैल या विल। गागेगी अपने लिए क्या लेता है, शैल या विल, और मैंने बताया था कि शैल विल कौन है, मॉडल वर्ब है। शैल विल क्या है, मॉडल वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग आदर्श सहायक क्रिया बोलते हैं। मॉडल वर्ब का मतलब ही होता है कि इसको अपने बगल में V1 चाहिए, चाहे कैन कुड ले लो, मे माइट ले लो, शैल विल ले लो, जो भी मॉडल्स लेना है ले लो, लेकिन उसके बगल में आपको V1 ही देना होगा। मतलब साफ है कि शैल विल को अपने बगल में V1 ही चाहिए, बिकॉज ये मॉडल वर्ब है। और V3 को क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, V3 को अपने पहले हैव, हैज और हैड चाहिए। V3 को क्या चाहिए, हैव, हैज या हैड। मैंने बताया था हैव जो है वो इंग्लिश में V1 है, हैव जो है वो इंग्लिश में V1 है, हैज जो है वो वर्ब 5 है, और जहां तक हैड की बात है तो ये V2 और V3 दोनों होता है। मतलब साफ है, बिन को, V3 को अपने पहले हैव हैड में कोई एक दे दो। लेकिन शैल विल क्या बोलता है, शैल विल बोलता है मुझे V1 चाहिए, मुझे V1 चाहिए। तो बताओ इस हैव, हैड और हैड में V1 कौन है, इस हैव, हैज और हैड में V1 कौन है, हैव है ना। तो हमको ऐसा शब्द लेना है जिससे दोनों का झगड़ा खत्म हो जाए। एक के बारे में सोचेंगे तो अच्छा नहीं होगा, हमको बिन के बारे में यानी verb3 के बारे में भी सोचना है और शैल विल के बारे में भी सोचना है। verb3 अपने पहले हैव, हैज, हैड लेता है, अगर हैड लो तो भी V3 खुश, हैज लो तो भी V3 खुश, हैव लो तो भी V3 खुश। तीनों से जब खुश है तो हम लोग शैल विल को भी खुश कर देते हैं। शैल विल को क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो हैव हैज हैड में V1 क्या होता है बताओ, हैव हैज हैड में V1 होता है हैव। अब ये बिन भी भाई साहब खुश हो चुके हैं और शैल विल को जो चाहिए वो भी मिल चुका है। शैल विल को V1 चाहिए, हैव क्या होता है, V1 होता है। आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट। हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यह है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब यहां एक समस्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह सिंस 4 का प्रयोग होगा, क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह सिंस 4 का प्रयोग होगा। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है। फ्यूचर में आपको कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, सिंस का प्रयोग नहीं करना है। कई बार कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि सी विल हैव बीन राइटिंग सिंस 2025, सी विल हैव बीन राइटिंग सिंस 2025। माय डियर फ्रेंड, सिंस का प्रयोग फ्यूचर में नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस जो है वो सर्टेन टाइम को दिखाता है। सिंस किसको दिखलाता है, सर्टेन टाइम को। मैंने प्रेजेंट में भी ये बात बताया था और पास्ट में भी बताया था कि जब भी निश्चित समय की बात हो, जब भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो, तो हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और सिंस चूंकि निश्चित समय में आता है और यहां हम लोग फ्यूचर के कंसेप्ट में आए हैं। फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब इमेजिनेशन होता है, फ्यूचर का मतलब कल्पना होता है। तो कल्पना में सिंस का प्रयोग क्यों होगा, सिंस निश्चितता के लिए आता है और फ्यूचर इमेजिनेशन के लिए आता है। तो आपको फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं करना है।
मतलब जब भी सिंस का कंसेप्ट आएगा तो वो प्रेजेंट या पास्ट में आएगा, फ्यूचर में सिंस का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो सवाल है फ्यूचर में फिर सर कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? तो फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है, आपको फ्यूचर में अगर से की बात हो तो आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है, आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। 2025 से आपको फ्रॉम का प्रयोग करना है। अच्छा, फोर का जहां तक बात है तो फोर तो मैंने बताया था ये अनिश्चित समय में आता है, और फ्यूचर भी क्या है, अनिश्चित ही है, इमेजिनेशन को ही दिखाता है। यानी अगर हम चाहें तो फ्यूचर में फ्रॉम और फोर का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फ्रॉम और फोर का, सिंस का इस्तेमाल मत करना। सिंस क्यों नहीं करना बताओ? सिंस कहां आता है बताओ? सिंस निश्चित समय में आता है और फ्यूचर में कोई चीज निश्चित नहीं होता है। तो हम लोग को इस्तेमाल क्या करना है? फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। फ्यूचर में क्या इस्तेमाल करना है? फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है बताओ? एक ऐसा टाइम जहां हम लोग सर्टेन नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं नेक्स्ट क्लास 7 से 8 पढ़ाऊंगा, 7 से 8 मतलब मैंने बताया कि 7 से 8 मतलब मैंने फिक्स टाइम तो नहीं बताया ना। अब 7 से 8 का मतलब 7:10 में भी हो सकता है, 7:50 में भी हो सकता है। तो फ्रॉम 7 to 8 फ्रॉम का कंसेप्ट क्या कहता है? यहां पर आप कंफर्म आंसर नहीं देते हो, और कंफर्म आंसर नहीं दे रहे हो मतलब आप इमेजिनेशन को फॉलो कर रहे हो। आपने सही जवाब नहीं दिया, आपने सर्टेन जवाब नहीं दिया, और जब सर्टेन आप ना हो तो आप फ्यूचर के कंसेप्ट में जाते हो, जबकि सिंस क्या है? वो सर्टेन आंसर देता है, और सर्टेन आंसर देने के चलते सिंस का प्रयोग फ्यूचर में वर्जित है, क्योंकि सिंस सर्टेन कंसेप्ट में जाता है और फ्यूचर इमेजिनेशन को लेता है। इसलिए हम लोग फ्यूचर में सिंस के जगह फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। फोर का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। हां, एक और शब्द है बाई। अगर हम लोग बाई की बात करें और बाई के साथ कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, लाइक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, है ना, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ या दिस ईयर या दिस वीक, कुछ भी बाय के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, तो ये फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है। मतलब आपको दिमाग में रखना है कि फ्यूचर में आप फ्रॉम का इस्तेमाल कर सकते हो, फ्यूचर में आप फोर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फोर क्या है? अनिश्चित है, फ्यूचर भी अनिश्चित होता है। और फ्यूचर में आप बाय प्लस कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय के साथ कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब साफ है कि अगर फ्यूचर में आपने सिंस लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप फ्यूचर में फ्रॉम लगा लो, फोर लगा लो, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ लगा लो, इन तीनों में आप किसी प्रीपोजिशन को इस्तेमाल कर सकते हो। और प्रीपोजिशन आता कहां है? यह भी मैंने बताया था। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पोजीशन के पहले, यानी जब भी हम लोग फ्रॉम की बात करेंगे, फोर की बात करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ की बात करेंगे, ये टाइम से पहले आएगा। यानी प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले। जैसे यहां पर सेंटेंस है 2025 से, तो 2025 फ्रॉम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि फ्रॉम लास्ट में आएगा नहीं, ये प्रीपोजिशन है, तो फ्रॉम 2025 होगा। मतलब प्रीपोजिशन टाइम के पहले आने वाला है। यानी यहां पर जो से का इंग्लिश फ्रॉम होता है वो 2025 के बाद भले हिंदी में आया है, इंग्लिश में ये पहले आएगा। तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर हम लोग ट्रांसलेशन की बात करें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई के साथ मैंने बताया था आपको शैल का प्रयोग करना है, तो आई शैल, शैल के बाद क्या है? हैव। निश्चित तौर पे बिन आएगा क्योंकि यहां परफेक्शन की बात है। तो आई शैल हैव बिन। बोलना का इंग्लिश क्या होता है? स्पीक होता है, लेकिन हमको V4 चाहिए तो क्या लिखेंगे? स्पीकिंग। आई शैल हैव बिन स्पीकिंग। क्या बोलना है भाई? इंग्लिश ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। अब यहां पर टाइम आ चुका है 2025। मैंने बताया 2025 के लिए आपको सिंस का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सिंस जो है वो कहां आता है माय डियर फ्रेंड? सिंस आता है प्रेजेंट और पास्ट में। यहां हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर इमेजिनेशन को दिखाता है, तो इमेजिनेशन में से का इंग्लिश सिंस नहीं होता है, इमेजिनेशन में से का इंग्लिश फ्रॉम होता है। यानी सेंटेंस होगा आई शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम 2025। चूंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन है इसलिए टाइम के पहले आएगा। तो यहां पर हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के टॉपिक को समाप्त किया। सिंपल प्रेजेंट से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक की जर्नी समाप्त हुई। और जैसा कि मैंने वादा आप लोगों से किया था कि आपको टेंस की किसी भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं होगा,
मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, अगर आपको सही मायने में टेंस समझना है, रटना नहीं है, तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो को देखो, जो मैंने बोला था उस चीज को मैंने पूरा किया है। आपको ग्रामर में किसी भी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, ग्रामर बनाने वाला इंसान था, इंसान ने लॉजिक का इस्तेमाल किया है, आप लोगों को भी अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना है। यहां पर टेंस का टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग वॉइस कंडीशनल मॉडल्स की बात करेंगे। आज का क्लास यहीं तक। कोई भी डाउट्स होगा आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।